उसमें बिल्कुल फ्रीज हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आपके जाने पहचाने आलोक रंजन जी ने। बहुत शुक्रिया आलोक कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय हिंद आरजू जी कि आपने इनवाइट किया शो पे। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो जाहिर है इंडिया पाकिस्तान तो है ही, लेकिन साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक यहाँ से एक फीमेल है, खातून है जो 4 बच्चों के साथ गेम खेला करती थी पबजी, और जो मैंने कभी नहीं खेला तो मुझे उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन ये कि उनकी दोस्ती हो गई किसी इंडियन से और उसके बाद वो नेपाल के जरिए भारत पहुंची और वहां पे यही कहा जा रहा है कि कुछ टाइम से रह रही थी। अब जो है ये न्यूज सामने आई है, ये और बात है कि पाकिस्तान में इसकी बिल्कुल कवरेज नहीं है, टीवी चैनल्स पे बिल्कुल बात नहीं हो रही। हाँ, अगर इनके बजाय वो इंडियन आ गए होते तो शायद चिल्ला चिल्ला के हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं हमारे एंकर्स, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसमें किसकी गलती है? और जाहिर है कि इस तरह से कोई पाकिस्तानी भारत पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस का फेलियर भी दिखता है। नहीं, बिल्कुल, ये तो बड़ी गंभीर बात है आरजू जी, और इसमें कई सारी बातें हैं। पहली बात तो ये कि पबजी खेलते-खेलते उन्होंने एक नया गेम कर दिया, तो खैर वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। मतलब एक आम पाकिस्तानी वो आती हैं नेपाल के रास्ते और बहुत ईज़िली वो इंडिया में एंटर कर जाती हैं। वो आके रहती हैं काफ़ी दिनों तक, बाद में जब भेद खुलता है, कुछ चीज़ें होती हैं, तब जाकर पता चलता है कि जी ये तो पाकिस्तान से आई हैं, 4 बच्चों के साथ आई हैं और वाक़ई ये बहुत सीरियस इश्यू है। मतलब भले हम लोग इसे थोड़ा हँसी-मज़ाक में ले लें कि चलिए जी पबजी खेलते हुए मुलाकात हो गई और ऐसा हो गया। लेकिन अगर ओवरऑल हम सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो ये बहुत वाक़ई बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इंडियन एजेंसीज़ से वो बच कैसे गईं, ऐसा कैसे हुआ, कहाँ लूप होल्स थे। इन सब की जाँच जारी है, नो डाउट ये जाँच जारी है और चीज़ों को मज़बूत कर लिया जाएगा। लेकिन मैं शुरू करता हूँ कि ये सब हुआ कैसे? तो जब ये सब हुआ तो चूंकि मैं नोएडा में ही रहता हूँ और ग्रेटर नोएडा नोएडा का ही पार्ट है, तो यहाँ बड़ी हलचल हुई लोगों में, सोसाइटीज में, हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ, उनके ग्रुप्स में चर्चा होनी शुरू हुई। तो बड़ा हुआ कि अरे पाकिस्तान से कैसे आ गई बताइए, ऐसा भी कुछ होता है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इश्क में सब कुछ जायज है, कोई कहीं से भी चला आता है, कोई कहीं से भी चला जाता है, बाउंड्रीज मिटा दी जाती हैं। खैर, तो कहानी बड़ी दिलचस्प पता चली कि भाई इनका नाम सीमा हैदर है, शायद पूरा नाम जो है, ये कराची की रहने वाली है और पबजी पे मुलाकात हुई गेम खेलते हुए। तो सबसे पहले तो मुझे हैरानी हुई कि महिला पबजी खेल रही थी। नॉर्मली महिलाएं पबजी नहीं खेलती हैं। कुछ लड़कियों को जानता हूं जो मैं पबजी खेलती हैं, लेकिन 4 बच्चों की मां को कभी ना मैंने सुना कि पबजी जैसा गेम खेल रही हूँ। खैर, अपनी अपनी चॉइस है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इन दोनों की जो पहली मुलाकात हुई पबजी पे हो गई, बातचीत बढ़ने लगी, सब कुछ हो गया, दोनों में इश्क भी हो गया। अब इसके बाद इन लोगों ने मिलने का प्लान किया। तो इन लोगों को शायद मार्च में, इसी साल मार्च में शारजाह में ये दोनों मिले। ये जो सचिन नाम का लड़का है वो यही प्रयागराज का रहने वाला है, हमारे यूपी का ही है, और वो गया वहां पे और वहां से मिला। फिर जो सीमा है उन्होंने शारजाह से टूरिस्ट वीजा लिया नेपाल का, और वो नेपाल आ गई। नेपाल वहां पे रहे भी, वो काफी टाइम तक रहे। और उसके बाद भाई हुआ कि भाई अब शादी कर ली जाएगी। तो बकौल सीमा उन्होंने नेपाल में मंदिर में शादी कर ली। उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने, और फिर से वो मई में आ गई टूरिस्ट वीजा पे फिर से नेपाल। और नेपाल के रास्ते वहां से वो शायद पोखरा में आई थी, और वहां से उन्होंने, बसें चलती हैं हमारे यहाँ, जैसे पोखरा से नई दिल्ली की बस चलती है, तो उस बस में बैठ गई और वो वहां से दिल्ली पहुंच गई। तो नॉर्मली वो ट्रेवल एजेंट के थ्रू काम हो जाता है। और चूंकि ये बहुत पुराना काम चल रहा है, दोनों देशों के बीच आना जाना, बस से आना जाना। मुझे याद है कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो नॉर्मली हम बाइक से भी चले जाते थे नेपाल, जाके घूम फिर के 2-3 दिन में वापस आ जाते थे। तो पहले तो खैर इतना ज्यादा चेक वगैरह नहीं होता था, चीजें देख ली, हाँ ठीक है चले जाओ। अब लेकिन बाकायदा चेकिंग होती है। थोड़े से बीच में दोनों देशों के बीच थोड़े से टकराव की स्थिति भी बनी थी, थोड़े बहुत नोकझोंक बाउंड्रीज को लेके, तो उसकी वजह से थोड़ा चेकिंग हो गई थी। लेकिन वहां से वो नई दिल्ली वाली बस पे बैठ गई, प्राइवेट बस में, और वो चली आई। यमुना एक्सप्रेसवे पे आके उनको सचिन मिला और फिर उनको वो घर ले गया। फिर वो घर में एक, चूंकि घर में बताया नहीं उन्होंने, तो अलग उन्होंने एक किराए पे घर ले लिया, वहां पे रहने लगी। फिर जब शादी की बात आई, कोर्ट मैरिज की, कि भाई अब इसको रजिस्टर्ड करा लिया जाए, तो ये लोग गए एक वकील के पास कोर्ट में कि भाई चलिए अब शादी को रजिस्टर कर लिया जाए।
तो जब वहां पे वकील ने देखा, जब कागजात मांगे, तो इन्होंने कहा मैं तो पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। अब वहां पे जाकर ये भेद खुला, फिर वहां पे हंगामा मचा के, अरे ऐसे कैसे हो गया, पाकिस्तान की लड़की से शादी कर रहे हैं और पेपर्स तो उनके पाकिस्तानी हैं। फिर पुलिस आ गई, फिर जांच हुई, फिर ये सब हुआ। खैर अभी तो कोर्ट ने बेल दे दिया, बेल पर हैं ये लोग। लेकिन सबसे बड़ी जो हैरान करने वाली बात है कि एक पाकिस्तानी, अब तो हम भारत और पाकिस्तान, आप पता ही है कि रिलेशन कैसे हैं, एक बिल्कुल। पाकिस्तानी बहुत हम्म। इजीली वहां से वो इंडिया में, वो भी इतना डीपली वो आके हम्म। पहुंच गए। तो ये वाकई चिंता की बात है और मुझे लगता है कि हमें इस पर बहुत ज्यादा गंभीरता से काम करना होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो आईएसआई है उसको इस रूट का पता ना चल गया, वो भी इस पे अब काम करने हम्म। लगे होंगे कि भाई ऐसे भी हम अपने एजेंट्स भेज सकते हैं अंदर, भारत के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि चिंता की बात तो है। बिल्कुल, क्योंकि ये नहीं कि एक अकेली कोई फीमेल या कोई लड़की औरत जो है वो दाखिल हुई है भारत में, 4 बच्चे भी उनके साथ। मतलब अव्वल तो जैसे एज़ अ फीमेल मैं सोचती हूँ कि जब बच्चे होते हैं तो इंसान की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस साइड पर हो जाती है बच्चों की तरफ कि ज़ाहिर है बच्चे ज़िम्मेदारी होते हैं। लेकिन ये कि वो उसके बाद जो है वो ख़ैर गेम-वेम तो वो खेला ही करती थी, मगर ये इसमें भी कि 5 लोग दाखिल हुए हैं भारत में, 1 नहीं। 5 लोग दाखिल हुए हैं और आपके यहाँ किसी को पता ही नहीं, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा कि कौन आया। अच्छा, पहले तो ख़ैर आई डोंट नो अब किस तरह से भारत में, लेकिन पहले ये ज़रूर था कि अगर ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो पुराने मोहल्ले होते थे, वहाँ कोई नया आ जाए तो लोग बड़ा पूछ-गछ करते थे, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। अब ख़ैर इतना ज़्यादा नहीं है, अब एक-दूसरे का पता नहीं होता। तो क्या वही हाल भारत में भी है कि एक-दूसरे के बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग खोज खबर रखते हैं, आने-जाने वाले पर भी नज़र रखते हैं और हुँ, ऐसा नहीं हुआ कि हुँ। ये जब आईं और जो किराए के घर में गईं, तो जो उनके मकान मालिक थे, उन्होंने कहा कि मुझे शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने भागकर शादी कर ली है और माँ-बाप जो हैं वो घर पे रखने को तैयार नहीं हैं, हम दोनों बालिग हैं और वो जो महिला थी वो हिंदी भी बहुत अच्छी तरह से बोल रही थी, तो हुँ। मुझे शक नहीं हुआ। महिला से जब पूछा गया कि भई आप इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, तो उन्होंने कहा कि जी बाकी तो सचिन ने मुझे पबजी में ऑनलाइन, चूँकि उस पे बातचीत होती रहती है प्लेयर्स के बीच में, तो हुँ। वहाँ पर उन्होंने हिंदी सिखा दी। बाकी मैं फ़िल्में बहुत देखती हूँ इंडियन, सीरीज़ बहुत देखती हूँ, तो मुझे हिंदी हुँ। बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो इस चक्कर में किसी को शक नहीं हुआ और जो उनके पास-पड़ोस के लोग हैं, वो कहते थे कि भई ये लोग बहुत बाहर कम निकलती हैं या बहुत बाहर कम लोगों से बातचीत करती हैं, तो इसलिए भी ज़्यादा कम्युनिकेशन ना होने की वजह से लोगों को पता नहीं चला। ये भी हो सकता है। उनके उनका नाम जो बताया गया है सीमा हैदर रिंद, तो रिंद अगर हैं तो फिर सिंधी ज़ाहिर है सिंध की तरफ से होगा और सिंधी अक्सर जो है वो उनकी जो उर्दू या हिंदी है वो काफ़ी क्लियर होती है। अगर ये कहीं पंजाब वगैरह साइड की होती तो फिर शायद जल्दी समझ में आ जाता है। एक्सेंट जो है ना वो आप देखते हैं जो वैसे पैनलिस्ट हमारे यहाँ से जाते हैं। आपका एक्सेंट भी पकड़ा नहीं जाएगा। आप भी बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलती हैं आप भी। नहीं, मैं तो इसलिए आपकी बोलती हिंदी हूँ भी ना कि बहुत अच्छी है। मेरे तो पेरेंट्स दोनों आए उधर से थे ना, तो मैं तो अगर प्रयागराज या इलाहाबाद और दिल्ली से अगर मेरे पेरेंट्स हैं, तो ज़ाहिर है मेरी तो फिर ऐसे ही होगी। लेकिन मेरी शक्ल जी, जी, पहचान जी, ली जी। जाएगी, मैं पकड़ी जाऊँगी फ़ौरन ही, इसलिए मैं नहीं, 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 नहीं नहीं, ट्राई बिल्कुल नहीं। करूँगी। इसलिए मुझे तरीके से ही आना होगा। तो मगर हमारी मीडिया बिल्कुल खामोश है, हमारा टीवी चैनल कुछ नहीं कह रहा। जबकि अगर यही चीज़ अगर हम इसको उलट के देखें, अगर वो लड़का इधर आ गया होता तो शायद जैसे मैंने कहा चिल्ला-चिल्ला के हमारे एंकर्स जो हैं उनके गले बैठ गए होते कि देखिए जी भारत ने ये किया है और ज़रूर ये कोई एजेंट है। तो क्या आपके यहाँ कोई इस किस्म की बात भी चल रही है कि ये खातून कोई एजेंट भी हो सकती है, किसी एजेंसी की तरफ से भेजा भी गया हो सकता है? नहीं, हमारे उधर इस बारे में तो अभी बातचीत नहीं चल रही है कि भई एजेंसी की तरफ से भेजा गया हो। क्योंकि नॉर्मली देखिए होता क्या है ना कि इस तरह की जब मूवमेंट्स होती हैं तो नॉर्मली एजेंसीज़ की नज़र रहती है, मतलब अगर आप एजेंट्स की बात करें, आप उस लिहाज से बात करें कि सीक्रेट तौर पे किसी को भेजा जा रहा है, तो उस लिहाज से नज़र रहती है, उस तरह की कम्युनिकेशंस को टैप किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन शायद ये वाक़ई जेन्युइन मामला है कि ये एजेंसीज़ द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन भई आप सोचिए कि ये एक रास्ता तो बन गया ना। हुँ। अगर ये पता चल गया कि ऐसे भी हो सकता है, तो नॉर्मल ऐसे भी करके कोई प्लांट करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। हुँ। तो अब मुझे लगता है कि एजेंसीज़ को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। चूँकि नेपाल के साथ हमारा रिश्ता थोड़ा बहुत फॉर्मल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ताक-झाँक या बहुत ज़्यादा जाँच नहीं की जाती है नॉर्मली ऐसे। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि जी बेटी-रोटी का रिश्ता है, क्योंकि हमारे यहाँ शादियाँ भी होती हैं, लोग हुँ। नॉर्मली, आपको मैं बताऊँ कि मेरे कुछ खेत नेपाल में भी थे।
अब तो खैर जब मेरे दादाजी थे तब तक वो आते जाते रहते थे, लेकिन बाद में अब हम लोगों ने छोड़ दिया उसको, भाई कौन उतनी दूर जाए। तो जो लोग वो उसको बोते हैं करते हैं वो उन्हीं के पास रहता है। तो ये वाली रिश्ता था हमारा दोनों देशों के बीच। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि उसमें लूप होल्स होंगे, क्योंकि इतना फॉर्मल रिश्ता है, तो हो सकता है कि उसका फायदा उठाकर ट्रैवल एजेंट ने धीरे से सीमा जी को अंदर कर दिया भारत में। तो अब लेकिन आपको क्या लग रहा है आगे क्या किया जाएगा? क्या इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा या फिर आपकी गवर्नमेंट जो है वो इजाजत दे देगी हिंदुस्तान में रहने की? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें तो सीधा सा मामला है कि अगर कोई पाकिस्तानी बिना वीजा के ऐसे पकड़ा जाता है तो सिंपल है, उसको डिपोर्ट करना ही है, कानूनन आपको डिपोर्ट करना पड़ेगा। अब लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी बेल में या उसके बाद बेल तो मिल गई इनको, तो जो सीमा हैदर हैं, इन्होंने कहा कि जी अब तो मैं वापस नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब मैं वहां पे जाऊंगी तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मुझे मार दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और शायद आपने भी देखा होगा कि उनके पति जो हैं वो भी गुहार लगा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि भैया वापस कर दीजिए इंडिया, पीएम मोदी से भी अपील की उन्होंने। लेकिन सीमा हैदर का कहना है कि अगर मैं गई तो जान का खतरा है, दूसरा कि वो पिछले 3-4 साल से अपने पति के साथ नहीं रह रही थी, उनका ये कहना है। अच्छा। अभी हम्म। कितनी बात सच्ची है, झूठी है, हम्म। हमें नहीं पता, बट वो उनका कहना है कि मैं अपने पति से नहीं रह रही थी क्योंकि पति मुझे प्रताड़ित करता था, कई बार उसने मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी, कई बार मुझे मारता पीटता था, तो हम लोग साथ नहीं रह रहे थे। ऐसा उनका कहना है कि 2018-2019 से हम लोग साथ नहीं। और उनका तो यहाँ तक कहना है कि अगर बच्चे वापस जाना चाहते हैं तो चले जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हालांकि उनका कहना था कि बच्चे वापस जाएंगे नहीं। और वो जो सचिन है उनको पापा भी कहना शुरू कर दिया उन्होंने, ऐसा उनका दावा है। तो देखिए, अब प्रॉब्लम इसमें फंस गई है ह्यूमन राइट्स वाली, कि भाई अगर वहां पे जा रही हैं और उनके साथ कल को कुछ हो जाता है, उनको जान से मार दिया जाता है, जान का खतरा है, तो अब इस पर क्या किया जाए। अब इस पर भारत में कानून है कि भाई अगर कोई शरणार्थी बनकर आना चाहता है तो कैसे होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब वही दांव पेच निकाले जा रहे हैं कि किया क्या जाए, इनको डिपोर्ट किया जाए या इनको भारत की नागरिकता देकर यहाँ पर सचिन के साथ बिल्कुल। रहने दिया जाए। अब वो पूरी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद मुझे लगता है कि कानून के हिसाब से जो फैसला होगा वो किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो दावे वो कर रही हैं उसको भी चेक किया जाना चाहिए कि वाकई में उनके ऊपर कोई टॉर्चर हो रहा था या नहीं हो रहा था। बाकी बच्चे तो जाहिर है जैसे बताए गए हैं कि छोटे हैं तो उनको तो इतनी समझ नहीं होगी कि क्या चल रहा है ये। मगर बात सारी यही है कि क्या वाकई में इनके ऊपर इतना ट्रस्ट किया जा सकता है कि ये आगे दोबारा कोई इस किस्म की बात नहीं होगी। पता लगा कुछ साल के बाद कोई और गेम खेलते हुए इन्हें कोई और पसंद आ गया तो फिर ये यहाँ से निकल के उधर चली गई, तो वो अगर अगर किसी का माइंडसेट ही ऐसा हो तो उसमें फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये स्टोरी किस तरफ जाती है और इनका क्या होता है। लेकिन बहरहाल बॉलीवुड मूवीज जैसी कुछ कहानी मुझे लगी है। लेकिन साथ ही हम अगर बात करें आईएमएफ की, लोग क्या देख रहे हैं अब तो हमारे पास जो है वो थोड़ा बहुत पैसा आने वाला है और थोड़ा थोड़ा करके आएगा। वैसे उन्होंने भी एक साथ 3 बिलियन का नहीं वादा किया, लेकिन साथ ही एयरपोर्ट्स भी कह रहे हैं कि यूएई को दे देंगे जो बच गए चाइना से। तो पाकिस्तान कहीं संभलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको या ये कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन मिली है इन्हें? देखिए आरजू जी, ये हम सब जानते हैं कि 3 बिलियन से कोई देश नहीं चल सकता, चाहे वो कितना ही छोटा सा मुल्क हो, नहीं चल पाएगा। और जितना कर्जा आपके ऊपर है, आई थिंक 58 ट्रिलियन पीकेआर, इतना शायद आपका जो विदेशी कर्जा है शायद इतना हो गया है, कहीं मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। तो सही। 58 ट्रिलियन पीकेआर का कर्जा का मतलब है कि आप समझिए, मतलब कुछ $100 बिलियन, $1000 बिलियन से भी हो सकता है, 1 ट्रिलियन भी हो सकता है। आपको रीबिल्ड करने के लिए जो चीजें बाढ़ से गई हैं या उसके पहले जो चीजें हुई हैं, तो मुझे लगता है कि इसको ऑक्सीजन भी मत कहिए, इसको कहिए कि वेंटिलेटर पर रहने का खर्चा जो है वो थोड़ा दे दिया गया है। तो अब 1 हफ्ते के बदले 4 हफ्ते और वेंटिलेटर का खर्चा आपने पूरा कर दिया तो अस्पताल आपको 4 हफ्ते और वेंटिलेटर पर रख देगा। क्योंकि देखिए, आपके जो भले ही आपने इंपोर्ट रोक रखा हो, लेकिन जो इसेंशियल चीजें हैं आप उनको तो इंपोर्ट करोगे, उनकी जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, और भी कई सारी चीजें हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, वो आपको इंपोर्ट करना है, वो करना ही पड़ेगा आपको। आप फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हो, आप वीट इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें इसेंशियल हैं। तो $3 बिलियन से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कुछ भी भला होने वाला है। हाँ, आप इसको वेंटिलेटर का खर्चा कह लें, आप इसको पेन किलर कह लें कि थोड़ी देर के लिए दर्द आपका शांत हो जाएगा। लेकिन देखिए आजू जी, दिक्कत यह है कि क्या भविष्य में क्या होने वाला है? हम्म। क्या ऐसे ही कर्जे से काम चलता रहेगा?
और चलता भी रहेगा तो कब तक चलता रहेगा, और कौन इतने सालों तक आपको कर्जा देकर आपको चलाता रहेगा? ये बात है कि नहीं है? तो यकीन मानिए पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन कुछ भी नहीं है, जिस तरह की हालत उसकी हुई पड़ी है। और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस $3 बिलियन से बहुत ज्यादा, हालांकि बड़ी खुशी मनाई गई कि $3 बिलियन की डील हो गई है। मैंने देखा ट्वीट्स वगैरह आ रहे थे सरकार की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब का भी ट्वीट आया था। तो लेकिन ये नाकाफी है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट इससे उल्टा और ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं आपकी। अभी आपके पेट्रोल और डीजल की कीमतें और ज्यादा महंगी होंगी, क्योंकि आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक बहुत सारी चीजों के रेट रिवाइज किए जाने, तो बिल्कुल ऐसा ही है, बढ़ने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन क्या नवाज शरीफ का जो कहा जा रहा है, क्या वो वापस आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है फिर से हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए। लेकिन मुझे तो पहले बिलावल लग रहे थे, लेकिन अब सुना है कि कोई और जो है वो बात की गई है, और अब ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे आएंगे, बिलावल फॉरेन मिनिस्टर ही रहेंगे, और नवाज शरीफ जो है उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। वैसे ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि इलेक्शन से पहले सबको सब पता होता है। तो मगर क्या उस वक्त आपको लगता है कि भारत के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे? क्योंकि पहले भी नवाज शरीफ के टाइम में ही बातचीत भी थी और मोदी जी ने यहाँ पे विजिट भी किया था। देखिए, अगर नवाज शरीफ पीएम बनते हैं तो मे भी हो सकता है कि बातचीत बढ़े, मे भी। लेकिन जब पीएम मोदी ने नवाज शरीफ के घर का दौरा किया था, जहां भी जहां शादी हो रही थी वहां पे, तब के हालात पाकिस्तान के अलग थे। तब पाकिस्तान में इतना क्योस नहीं था, तब पाकिस्तान में इतनी अस्थिरता नहीं थी, और आर्मी और जो नेता हैं इनके बीच में ऐसी टसल नहीं चल रही थी। सड़कों पर जिस तरह से वेंडलाइज किया गया, आग लगाई गई, कोर कमांडर के घर को जलाया गया, ऐसी चीजें तब नहीं हो रही थी। इट मीन्स कि थोड़ी बहुत शांति थी, एक तरह से मैं ये कह सकता हूं। तो वो माहौल अलग था। ये जरूरी नहीं है कि नवाज शरीफ आ जाएंगे तो बातचीत हो ही जाएगी, क्योंकि अब माहौल बहुत ज्यादा बदल चुका है। आर्मी पर इतना ज्यादा हमले हो चुके हैं, विलन बनाया जा चुका है। आर्मी भी पूरी कोशिशों में लगी है कि नहीं भाई, हमारा कंट्रोल भी नहीं खोना चाहिए। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो चुनौती है इंडिया के सामने, क्या कहूं मैं, पूरी दुनिया के सामने, कि अगर वो बातचीत करने के लिए जाएंगे भी तो वो बातचीत किससे करेंगे? वो इमरान से बातचीत करें, वो नवाज से बातचीत करें, या आपकी स्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें, आपकी एजेंसी से बातचीत करें तो किससे करें भाई? एक पॉइंट नहीं है, सिंगल विंडो नहीं है जहां पर हम जाकर डिप्लोमेटिकली बात कर सकते हैं दो देशों के बीच के संबंधों को लेकर। तो जब तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो ये कैओटिक सिचुएशन बनी हुई है ये कंट्रोल में नहीं आती, जब तक वहां की सिविल सरकार जो है वो पावरफुल नहीं होती, तब तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की बातचीत होगी। इमरान खान का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि इमरान खान से इस वक्त आईएमएफ की डेलीगेशन भी मिलकर गया है, और ये खैर बड़ी अजीब सी बात लगती है कि इमरान खान से मिलने की क्या जरूरत थी उनको, क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट लोन ले रही है। लेकिन इमरान खान आपको लग रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, या फिर डिस्क्वालीफाई करके इनको एकदम ही वो जो कहते हैं हमारे खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा? देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही मिल रहे हैं कि देखिए, जो अपोजिशन है, मतलब जो इमरान खान की अपोजिशन है, वो बिल्कुल चाहती है कि ये किसी भी तरह से इलेक्शन में भाग नहीं ले पाए, ये इलेक्शन लड़ ही नहीं पाए। इसकी सबसे मजबूत वजह क्यों है मैं बता रहा हूं। मजबूत वजह यह है कि अगर इलेक्शन हुआ और इमरान इलेक्शन लड़े, उनका जीतना तय है। अगली सरकार इमरान खान की ही बनेगी। आप चाहे लाख उनको कर लो, पब्लिक का उनको सपोर्ट है, ये हम जानते हैं, आप भी जानती हैं, पब्लिक को सपोर्ट है। लेकिन अगर किसी तरह से नवाज शरीफ या पीडीएम जो भी है, ये सब मिलकर किसी तरह से इलेक्शन में एंट्री से इमरान खान को रोक देते हैं, तब इमरान खान का पत्ता साफ है। और अगर ऐसा आपकी सेना भी चाहती है तो, कि इमरान खान ना है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान ने सेना को निशाना बनाया है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद सेना की तरफ से उनके लिए कोई सपोर्ट का हाथ आगे बढ़ेगा या उनको बैक किया जाएगा। क्योंकि अगर जिस तरह से खुलेआम बोल रहे हैं, सेना के लिए जाके आगे और मुश्किल पैदा करेंगे ये, जबकि लाए ये गए थे सेना के द्वारा ही, लेकिन कभी कभी चालें उल्टी पड़ जाती हैं। सेना के लिए भी होगा कि आपके की चाल उल्टी पड़ गई। लेकिन यह है कि इनकी कोशिश है कि इनको इलेक्शन से दूर रखा जाए। अब रही बात कि आईएमएफ की डेलीगेशन ने इमरान से मुलाकात क्यों की, या दूसरी डेलीगेशन हैं, अब वो भी क्यों इमरान से मुलाकात उनको करना चाहिए, करना इसलिए चाहिए क्योंकि इलेक्शन तो आपको कल ना कल कराना ही पड़ेगा। आप इलेक्शन से कब तक दूर भागते रहेंगे? अगर आप
डेमोक्रेसी के तहत जाना चाहते हैं तो। और इलेक्शन हुए, इमरान खान अगर डिस्क्वालीफाई नहीं हुए तो इमरान खान की वापसी तय है। इमरान खान रिटर्न जरूर होंगे। तो इसलिए बाकी लोग भी अपने तार जो हैं वो जोड़े रखना चाहते हैं कि एकदम कट ऑफ मत कर लीजिए, कल को इमरान खान पावर में आ जाएंगे तो भाई बात उन्हीं से करनी पड़ेगी, तो संबंध बनाए रखिए। लेकिन इमरान खान बगैर एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के आ नहीं सकते, क्योंकि टीम नहीं है, जो थे वो निकल के किसी और तरफ चले गए, किसी और पार्टी में चले गए। तो इमरान खान सिर्फ इलेक्शन की बेस पे तो नहीं आ सकते। आप जैसे कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ बहुत सपोर्ट है पब्लिक की, तो वो इतनी सपोर्ट तो पब्लिक की हर किसी के साथ होती है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ऐसे ग्राउंड लेवल पे हम लोग देख जी। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि अपने नेता के लिए पब्लिक सड़क पर आकर कोर कमांडर का घर जला दे? ऐसा पहले कभी हुआ है पाकिस्तान में? नहीं हुआ नहीं, ना? ऐसा तो नहीं हुआ। तो इमरान खान ने ये करके दिखाया और सेना को ये संदेश देने की कोशिश की कि देखो, अगर पब्लिक मुझे चाहती है। इमरान खान को अपनी पावर का पता है, उनको अपनी ताकत का पता है। वो अपनी ताकत का उन्होंने एक मुजाहरा किया अपनी आर्मी को कि देखो, अगर तुम लोग ज्यादा मुझ पर वो करोगे तो कल को यही होगा, सिविल वॉर छिड़नी है। और जब एक बार पब्लिक आ जाएगी तो सेना के मान के भी नहीं रहेगी, यकीन मानिए। वो सेना के रोकने के मान के भी नहीं रहेगी। आप चाहे गोलियां चला दें, कुछ भी कर लें, वो मान के नहीं रहेगी, क्योंकि आपके यहाँ की पब्लिक है बहुत जज्बाती, वो इमोशन में बह जाती है, वो इमोशन में जान दे देगी अपनी, कुछ भी कर देगी। तो इमरान खान ने अपनी फौज को इस बात का एहसास कराया है कि आप आग से खेल रहे हो। अगर आप ने मुझे बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की तो मैंने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। कल को ये ताकत अभी तो लाहौर तक सीमित थी, थोड़ी बहुत जो हुआ है ये बहुत झलकियां हैं, ट्रेलर हैं। कल को अगर आपने मुझे डिस्क्वालीफाई करा दिया, आपने मुझे नजरबंद करा दिया, देश से बाहर निकलवा दिया, तो कल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होने वाली। तो अब जो आपकी आर्मी की लीडरशिप है, अब उसको पॉलिटिकली सोचना है कि अब इसमें किस तरह की पॉलिटिक्स खेली जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो आपकी आर्मी के सामने अभी जनरल असीम मुनीर के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इमरान खान के रूप में। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट को भी अब ये सबक ले लेना चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट अपने गले पड़ जाते हैं कभी-कभी। तो इसलिए अब उनको भी थोड़ा-सा बाहर रहना चाहिए पॉलिटिक्स से, तभी कुछ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आलोक कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू। थैंक यू।